मैं हूं अनुभूति तिवारी और मेरे YouTube चैनल मातृभाषा में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे शब्द विचार पर। शब्द विचार वर्ग षष्ठ के सिलेबस के अनुसार बनाया गया है ये वीडियो। आज का ये वीडियो जो है, इस एक एपिसोड में ही हम पूरे चैप्टर को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। शब्द की परिभाषा, उसके भेद किस किस आधार पर हैं, इन सारी बातों की चर्चा हम आज के इस एपिसोड में ही कर लेंगे। आगे शुरू करते हैं परिभाषा से। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह। यहाँ आया वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि किसे कहते हैं? तो बात हुई, शब्द भी आ गया, वर्ण भी आ गया। ध्वनि, ध्वनि क्या होती है? कंठ से निकले हुए स्वर को हम ध्वनि कहते हैं। कंठ से निकले हुए स्वर को हम ध्वनि कहते हैं। इसकी परिभाषा पर हम ध्यान देते हैं, लिखते हैं। शब्द की परिभाषा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण होने चाहिए, वर्णों का समूह होना चाहिए, किंतु साथ ही साथ वो सार्थक होना चाहिए। शब्द बनने के लिए कितनी बातें अनिवार्य हैं? वर्ण होने चाहिए, उनका सार्थक समूह होना चाहिए, तभी वो शब्द बनता है। ऐसे ही किसी वर्ण को अगर रख देते हैं एक साथ, क ख ग घ ङ रख दिया मैंने, तो क्या शब्द बन गए? नहीं बने। तो वर्णों के समूह को सार्थक होना चाहिए। सार्थक यानी इसका अर्थ निकलता है। जैसे कलम, कमल, घर। अब ये कलम और कमल है, इन्हीं तीन वर्णों को हम लेके अगर लिखते हैं मकल, तो क्या ये शब्द बने? नहीं। कहने को तो शब्दों का समूह है, लेकिन ये यहाँ क्या कमी है? यह सार्थक नहीं है। अब बात आई, ये वर्ण किसे कहते हैं? सार्थक समूह होना जरूरी है, वर्ण का होना जरूरी है। तो वर्ण क्या है? क्या गला है वर्ण? वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों को तोड़ना असंभव है, वर्ण टूटते नहीं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण हो गए आ, जो बिना आ इत्यादि, जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के बोले जाते हैं। और व्यंजन वर्ण हो गए क ख, जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। क ख ग घ पूरा कवर से लेकर अंत तक। अब है ये ध्वनि क्या आ गई? भैया यहाँ आपने कहा वर्ण, फिर यहाँ आ गई ध्वनि। अब हम पढ़ रहे हैं शब्द, तो ये शब्द के लिए अनिवार्य तत्व है वर्ण। और वर्ण के लिए बहुत जरूरी है। वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण के लिए जरूरी है ध्वनि का होना। ध्वनि क्या है? तो कंठ से निकलने वाली आवाज, जो हमारे कंठ से स्वर निकल रहा है, वो ध्वनि है। ये बात समझ में आ गई? तो हम आते हैं वापस शब्द पर। अब शब्द के प्रकार पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे शब्द के प्रकार अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अर्थ के आधार पर यहाँ शब्द को बांटा गया है दो भाग में, अर्थ के आधार। तो वो सार्थक और निरर्थक। सार्थक अर्थ के साथ करने वाला, और निरर्थक जिसका अर्थ नहीं हो। जैसे कमल शब्दों का सार्थक समूह है, शब्दों का समूह है। वर्ण है, वर्णों का समूह है, सार्थक है, ये शब्द बन गया। ये वर्णों का सार्थक समूह है। घर दो वर्ण है, एक शब्द बना जलधर। इसी को अगर हम पलट देते हैं, यह सार्थक है, विशेष अर्थ दे रहा है अपना, एक अर्थ का पता चल रहा है हमें। अगर इसी को पलट देते हैं, रघ, घर को हमने कर दिया रघ, कमल कर दिया मकर, और जलधर कर दिया हमने रधज, तो क्या अर्थ निकला? शब्द तो वही है, वर्ण तो वही है, शब्द बनने चाहिए, शब्द तो नहीं बन रहा है। क्या हो गया? ये निरर्थक हो गया। और यहाँ क्या है? सार्थक है। अर्थात यहाँ अर्थ निकल रहा है और यहाँ अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये हो गया हमारा निरर्थक और ये हो गया हमारा सार्थक शब्द। इसके बाद हम देखते हैं रचना की दृष्टि से। अब हम आते हैं रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग।
रचना की दृष्टि से 3 भाग हुए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यौगिक रूढ़, रूढ़ का अर्थ ही होता है जो रूढ़ हो जाता है परंपरा के अनुसार, यानी इसमें जो शब्द होते हैं रूढ़, वैसे शब्द जिनके खंड करने पर अलग अलग अर्थ न निकलता हो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वो परंपरा से अपना अर्थ वही देते आ रहे हैं। घर, घा जोड़ र, घर हमने कर दिया तो घ का अर्थ क्या निकला और र का अर्थ क्या निकला? 2 वर्ण हैं, दोनों मिलकर सार्थक भी हो रहे हैं, लेकिन अब उस घर को हमने रूढ़ से मान लिया है, परंपरा से मान लिया है कि वो मकान उसका अर्थ होता है। तो यह हो गया रूढ़ शब्द। यौगिक 2 शब्द मिलकर बनते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय। 2 यौगिक अर्थ हुआ योग करना, योग करने की क्रिया। 2 अलग अलग शब्दों को हम जोड़ते हैं तब वो बनते हैं यौगिक। ये जोड़ने से विद्यालय, पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। पुस्तक का अर्थ किताबें और आलय का अर्थ घर। विद्यालय, विद्या का अर्थ ज्ञान और आलय का अर्थ घर, ज्ञान देने वाला घर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 शब्द अलग अलग आए हैं, दोनों को जोड़ा गया है, दोनों के अपने अपने अलग अर्थ हैं। अब आया योग रूढ़, ये योग और ये रूढ़, योग ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। पहला है रूढ़, हम परंपरा से मानते हैं। यौगिक दूसरा है जो जोड़ते हैं, और तीसरा यहाँ से लिया हमने योग और यहाँ से हमने लिया रूढ़, बना दिया हमने योग रूढ़ या योग रूढ़, मतलब जोड़ा हुआ है और परंपरा से उसका अर्थ निकल रहा है। इसमें 2 शब्द आते हैं लेकिन उनका अर्थ एक भिन्न होता है, वो एक अलग विशेषार्थ के प्रयुक्त होते हैं। जैसे पीताम्बर, आप अगर पीताम्बर कहेंगे तो आप कहेंगे पीला है वस्त्र, तो किसी भी वस्त्र को हम पीताम्बर कह देते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। विशेष रूप से हम विष्णु भगवान के वस्त्रों को कहा जाता है, कहते हैं पीताम्बर। वीणा पाणी, तो जो भी महिला वीणा लेके बैठते हैं उसे कहते हैं कि वीणा पाणी है, कहने को तो कहा जा सकता है, लेकिन जब हम सिर्फ वीणा पाणी शब्द यूज करते हैं, जब वीणा पाणी शब्द प्रयोग करते हैं तो वो विशेषार्थ देता है सरस्वती के लिए। चतुरानन, जिनके 4 आनन हैं, तो ये किनके लिए प्रयुक्त होता है? ब्रह्मा के लिए प्रयुक्त होता है। ये क्या हो रहा है? अपना विशेषार्थ दे रहे हैं। चतुर जोड़ आनन, चतुरानन, विशेषार्थ क्या हुआ? ब्रह्मा। वंशीधर, वंशी को धारण करने वाला, वंशी जोड़ धर, वंशीधर, अर्थ क्या हुआ? कृष्ण। वीणा पाणी, वीणा जोड़ पाणी, वीणा वीणा एक वाद्य यंत्र और पाणी का अर्थ हुआ हाथ, वीणा पाणी, लेकिन विशेषार्थ हुआ माँ सरस्वती। इसकी भी परिभाषा हम देख लेते हैं। रूढ़ वैसे शब्द जिनका खंड सार्थक न हो और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे नाक, कान, घर। यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, जैसे विद्यालय, नीलकमल इत्यादि। योग रूढ़ी ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वीणा पाणी, चतुरानन इत्यादि। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। लेकिन नाम में ही स्पष्ट है, तत्सम, उसके समान। किसके समान? तो ये हम सब जानते हैं कि हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा के से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो संस्कृत भाषा क्या हुई? जननी हुई। तो जननी से जो आ गया, जैसे हमारे अंदर हम मनुष्य में भी होता है कि माँ से बच्चे में होता है जो वंशानुगत कहते हैं, जिसे साइंस में, विज्ञान में वंशानुगत कहते हैं, हम लोग कहते हैं वो तत्सम शब्द हैं। जो संस्कृत में थे वैसे ही हमने उन्हें हिंदी में ले लिया बिना किसी परिवर्तन के। गृह, चंद्र, सन संस्कृत में हम प्रयोग करते हैं और हिंदी में ये प्रयुक्त होते हैं इसी रूप में, इनका रूप परिवर्तन नहीं होता। तद्भव, उससे भव, उससे हुआ। किससे हुआ? संस्कृत से जब आया तो उससे बना। गृह का घर हो गया, सर्प का सांप हो गया, चंद्र का चांद हो गया। संस्कृत के शब्द हिंदी में हमने लिए, लेकिन थोड़ा उसके रूप में अंतर आ गया, रूप परिवर्तित हो गया, तो वो हो गए तद्भव। जैसे संस्कृत के शब्द हुए गृह, हिंदी में हो गया घर। संस्कृत का हुआ चंद्र, हिंदी में हो गया चांद। संस्कृत का हुआ सर्प, हिंदी का हो गया सांप। ऐसे ही बहुत सारे शब्द और भी हैं। क्षीर है, क्षेत्र है, खीर है, खेत है। अब हम आते हैं देशज पर।
देशज, ज शब्द, ज अक्षर जहाँ लग जाता है, जिस शब्द के पीछे समझ लीजिए कि उसका अर्थ हो जाता है वहाँ पर जन्मा हुआ। भूमिज, अंडज, पंकज, यहाँ अंतिम में ज लग रहा है, जन्मा हुआ। वैसे ही देशज, देश में जन्मा हुआ। देश में हिंदी भाषा क्या है? हिंदी भाषा एक मिक्सचर है, चाहे वो हल्दीराम का मिक्सचर हो, चाहे वो नवरत्न का मिक्सचर हो। इसमें जैसे मिक्सचर क्यों क्या है? क्योंकि उसमें जैसे मिक्सचर में सेव होता है, नमकीन होता है, मलका होता है, कुछ चटपटा होता है, कुछ तीखा होता है। वैसे ही हिंदी भाषा में भी कुछ उर्दू के शब्द हैं, कुछ अरबी के हैं, कुछ फारसी के हैं, कुछ संस्कृत के हैं, और कुछ जो है जो हमारे आंचलिक भाषा है उसके शब्द भी हैं। आंचलिक भाषा तो पहले से थी, खड़ी बोली हिंदी के विकास के पहले से। ब्रज और हिंदी ये सब भाषाएं जो थी पहले, जब तक इनमें साहित्य नहीं रचा जा रहा था तब तक ये भाषा का आंचलिक रूप थी। जब इनका व्याकरण बना तो ये भाषा का रूप हो गई। तो इनके जो शब्द होते हैं, लोटा है, बेटा है, पेट है, रोटी है, पगड़ी है, ये सब देशज शब्द हैं जो हमने हिंदी में लिए हैं और ये मिक्सचर तैयार किया है। तो ये हिंदी में हमने लिए तो क्या क्या लिया? हम तत्सम शब्द लिए, तद्भव शब्द लिए और देशज शब्द। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे हिंदी भाषा में कहाँ कहाँ से शब्द आए हैं। तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है। विदेशज, जब फिर आ गया यहाँ, विदेश के पीछे लग गया, मतलब क्या अर्थ हुआ? विदेश में जन्मा हुआ। तो वे शब्द जो विदेशी भाषा के हैं, हमने उन्हें हिंदी में स्वीकार कर लिया है, आत्मसात कर लिया है, वो हो गए विदेशज। अब विदेशी शब्द कहाँ से आए? तो आप सबको पता होगा, इतिहास पढ़े होंगे कि हमारे देश पर अलग अलग कालों में अलग अलग तरह के लोगों के आक्रमण हुए हैं। कभी अंग्रेज आए, कभी पुर्तगाली आए, मुगल भी आए, फ्रांसीसी भी आए। तो जो आए वो अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ अपनी भाषा भी लेकर के आए। जब वो आके भारतीय संस्कृति में रचने बसने लगे तो अपनी भाषा कुछ शब्द हमें दे गए और हमने उन्हें अपना लिया। और अपना लिया इस प्रकार हमारे यहाँ एक शब्द का की कैटेगरी हो गई या एक श्रेणी हो गई, एक प्रकार हो गया विदेशज। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। समय अभाव के कारण इसकी मैं परिभाषा नहीं लिख रही। अगले एपिसोड में मैं जरूर इस पर विस्तार से चर्चा करूंगी। चलते चलते हम लोग देख लेते हैं विकार के आधार पर, यानी परिवर्तन के आधार पर कितने भी होते हैं। परिवर्तन के आधार पर दो भी होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी का अर्थ हुआ परिवर्तन होना और अविकारी का अर्थ हुआ अपरिवर्तित होना। लिंग वचन काल के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं और जिनमें वो नहीं होता है परिवर्तन वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। सामान्यतया जो क्रिया विशेषण वाले शब्द होते हैं वो अविकारी कहलाते हैं। मेरे आज के इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल मातृभाषा को सब्सक्राइब करना भूलें और लाइक